हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, जिसमें हम सी टेट का सितंबर का 2015 में जो पेपर वन हुआ सीडीपी का सेक्शन, उसके पार्ट टू को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट वन इसका कवर कर लिया है, और बाकी भी आपने जो अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस की डिस्कशन को नहीं देखा है, तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा। तो 16th क्वेश्चन अभी उसी पेपर का ही देखते हैं फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन का एक सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो देखते हैं अभी कौन सा एक बेस्ट वे रहेगा। फर्स्ट है, असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ सेशन। नहीं जी, ये तो रॉन्ग रहेगा ना फिर, कि आप ओनली एंड पे कर रहे हैं, आंकलन स्तर की समाप्ति पर कर रहे हैं, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। आंकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए कि आंकलन एक इनबिल्ट प्रोसेस के रूप में होना चाहिए, और पहले से ही वो उसकी प्लानिंग बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साथ के साथ आकलन चलता रहना चाहिए। और बाकी देख लेते हैं, असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एकेडमिक सेशन, एट द बिगनिंग एंड एट द एंड। की आकलन एक शैक्षिक स्तर में दो बार, एक शुरू में और अंत में होना चाहिए। नहीं जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर। देखो, एक्सटर्नल एजेंसी के बजाय टीचर को ज्यादा मान्यता दी जाती है, तो उस बेसिस पे ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन अपने पास बिल्कुल कि यही ऑप्शन एक इसका राइट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी काफी बार आ चुका है सेम ही स्टेटमेंट के साथ। और देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो हम जानते हैं कि सृजनात्मकता से कौन संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जहां पे एक व्यक्ति बहुत सारी मल्टीपल दिशाओं में वो सोच सकता है, वो हम वहां पे देख लेते हैं कि एक काम को करने के लिए उसके बाद मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा रहा होगा। तो और वैसे भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी उसी के साथ लिंक होते हैं, हम जानते हैं। Next question, which one of the following statements about children would Vygotsky agree with? कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से वाइगोस्की कौन से कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? तो उसके बेसिस पे अपने को राइट ऑप्शन बतानी है। फर्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद पीयर एंड एडल्ट्स। कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल राइट है ना, वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शंस की बात की हुई है, सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात की हुई है। जो कि बच्चा किसी के भी साथ करे वो मायने नहीं रखता, बट सोशल इंटरेक्शंस की बात तो हो रखी है। और वैसे भी वाइगोस्की मानते थे कि कोग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करती है, अगर हम बात करें तो वो किस पे डिपेंड करती है, और वो कहते थे कि सोशल इंटरेक्शंस पे। तो वो एक पॉइंट जो कि अपने लिए क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर, कि बच्चे वो क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन अपने पास देखते हैं क्या है। क्यूरियस बीइंग्स who use their own logic and abilities to explore the world around them। कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, बिल्कुल क्यूरियस तो होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, क्यूरियस बीइंग्स होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए ना, कि वो क्यूरियस होते हैं, एक क्यूरियस बीइंग के रूप में होते हैं, और जो यूज करते हैं अपनी लॉजिक्स को और एबिलिटीज को, अपनी तर्क और क्षमताओं को, जो भी उनके चारों ओर का जगत है, उसको खोजने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ उसके बेसिस पे करने के लिए, वो एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। ये एक एम्प्टी वेसल्स वाली ऑप्शन पहले बहुत आई हुई है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। एम्प्टी वेसल्स की रूप में एसोसिएशनिस्ट मानते थे, जैसे कि जो लोग थे, टैबुला रासा का उनका कंसेप्ट भी आप जानते हैं, तो उस बेसिस पे तो राइट हो जाता। अभी इस बेसिस पे निष्क्रिय जीव भी नहीं होंगे, पैसिव लर्नर्स निष्क्रिय जीव भी नहीं हो सकते। और सेकंड में ऑप्शन में क्या बोला जा रहा था कि चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, मीन्स एडल्ट्स की तरह होते हैं, और ज्यो ज्यो वे बड़े होते जाते हैं, उनकी चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती चली जाती है। ये ऑप्शन हम इसके साथ राइट नहीं कर सकते। क्वांटिटिव इंक्रीज अगर हम बात करें, तो वो अगर हम बात करें कि अडल्ट्स की तरह नहीं होते, ठीक है, तो
ये ऑप्शन जो है रॉन्ग रहेगा, बस फर्स्ट ऑप्शन ही जो है अपने पास वो राइट था। और हाँ, प्याजे की बेसिस पे ये पॉइंट भी राइट हो जाता, बट प्याजे की यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो प्याजे के बेसिस प्याजे भी मानते थे कि बच्चे लॉजिक्स लगा ले सकते हैं, बट प्याजे ये बात मानते थे कि बच्चों का चिंतन काइंड में डिफरेंट है, ना कि अमाउंट में। तो वो एक बात है। और यहाँ पे फिर एक पॉइंट में जो है एक प्रॉब्लम अपने पास जो दोनों में थी, रीते बर्तन के समान और निष्क्रिय जीवों के बेसिस पे, तो ये एक पॉइंट आया अपने पास। देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल अपने पास जो राइट था। बच्चे क्यूरियस रहते हैं, और वो एक पॉइंट जो कि अपने को क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन है अभी अपने सामने, उसी को देखेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस एरर्स इज करेक्ट, कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सत्य है, उस बेसिस पे आपको आंसर करना है। फर्स्ट है, चिल्ड्रन कमिट एरर्स बिकॉज दे आर केयरलेस, की असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो ये तो एक रोंग रहेगा ना, ऐसी कुछ भी बात नहीं हो सकती उसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने को बात करी जा रही है, चिल्ड्रंस एरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, की बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल राइट है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। कि जो बच्चों की त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं उनकी, वो लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते जी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कमिट एरर्स व्हेन द टीचर इज लीनियंट एंड डजंट पनिश देम फॉर मिस्टेक्स। नहीं, ऐसा भी रोंग है ना, कि बच्चे जब त्रुटियां करते हैं, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य है, और उन्हें जो है त्रुटियों करने पर जो है दंड ना देता हो। तो ऐसी भी बहुत जो है यहाँ पे एक रोंग ही रहने वाली है। ऐसी भी कुछ इसी के साथ हम जो है राइट नहीं रखने वाले। और लास्ट ऑप्शन तो वैसे भी जो है आपको इनसिग्निफिकेंट बता रही है। अगर मैं बात करूं कि इनसिग्निफिकेंट, तो बच्चों की जो है गलतियां नहीं होती। और सेकंड तो आप वैसे क्लियर कर चुके हैं कि टीचर को लीनियंट बता रहा है, कि दयालु बता रहा है, जो कि पनिश नहीं करता मिस्टेक्स के लिए। नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बस वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होनी चाहिए। वही अपने पास जो है एक राइट पॉइंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21st क्वेश्चन की, और उसी के रिगार्डिंग देख लेते हैं। और जरूर से, a teacher needs to ensure that all learners in her class feel accepted and valued. To do this, द टीचर शुड, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। तो अभी वही देखना है। फर्स्ट है, मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रन हु डोंट फॉलो देम, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। ऐसी बात तो बिल्कुल रोंग रहेगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं करना जी उसने। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, लुक डाउन अपॉन children from disadvantaged backgrounds so that they feel they have to work harder। ये भी गलत रहेगा कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे, ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें कठोर परिश्रम करना है। गलत है जी ऐसा तो। नेक्स्ट है, फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु स्पीक गुड इंग्लिश and are from rich backgrounds and present them as role models। नहीं जी, ऐसा भी कुछ, ये एक मीन्स पूरी तरह से आप इसको गलत तो नहीं ले सकते। एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मीन्स लास्ट ऑप्शन अभी अपने पास है, गेट टू नो the social and cultural background of her students and encourage diverse opinions in the क्लास, कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है उससे। हाँ, अगर किसी केस में तो यूज कर सकता है ऐसे बच्चों को, बट अगर हम बात करें कि सारी प्रेफरेंस उन्हीं को दे देगा, तो फिर उस बेसिस पे गलत है। फोर्थ ऑप्शन एक वैसे भी एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में अपने को मिल चुका है। नेक्स्ट है, सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन in a quiet room, okay, whereas mother likes to study in a group with his friends। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो ये उनकी डैश में भिन्नता के कारण
है। तो फर्स्ट है वैल्यूज, नहीं जी, वैल्यूज की बात तो यहाँ पे हो नहीं रखी, मूल्यों की तो बात तो नहीं हो रखी। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता की बात भी यहाँ पे नहीं हो रखी है। सेकंड, अगर थर्ड अगर मैं बात करूँ तो लर्निंग स्टाइल्स, बिल्कुल लर्निंग स्टाइल्स एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। हाँ, वो पर्सन जो है अकेले पढ़ना चाहता है, वो साइलेंट रीडिंग हो सकता है करना चाहता हो, क्योंकि वो क्वाइट रूम में रीड करना चाहता है, वो जो भी स्टडी करना चाहता है। एंड हो सकता है कि मदन जो है इंटरेक्शंस के साथ, सोशल इंटरेक्शंस के साथ, वो जो है पीयर इंटरेक्शंस के साथ आप बोल सकते हैं कि वो स्टडी करना चाहता है। तो वो दोनों के लर्निंग स्टाइल में डिफरेंस है, अधिगम शैली में डिफरेंस है। सिंपल सा क्वेश्चन, बट ये बढ़िया क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते हैं, ये एक और लैंग्वेज वाली साइड से क्वेश्चन आया हुआ था तब की बार। ओके, देखेंगे इसके साथ। ओके, अभी देखते हैं। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। In the context, what is the most appropriate statement about multilingual classrooms at primary level, especially class first and second? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में, जो बहुभाषिक है मीन्स मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैं, तो वो कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो वो आपको बताना है कि सबसे एक राइट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए उस बेसिस पे। फर्स्ट है अपने पास यहीं पे, students should be penalized for using their mother tongue or local language, कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा को उपयोग करने के लिए, उपयोग करने पर दंडित किया जाए, उन्हें जो है पेनलाइज्ड किया जाए, तो ये रोंग रहेगा। नेक्स्ट है, द स्कूल्स should admit only those students whose mother tongue is the same as the language of instruction, कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। और नहीं, ये भी रोंग हो जाएगा ना, कि जो शिक्षा के लिए अपनाई जाए बस वही उनकी मदर टंग हो, ये तो बिल्कुल रोंग है। तो ये दोनों ऑप्शंस अभी तक रोंग आ रखी है अपने पास। नेक्स्ट है, द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम, कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, बिल्कुल राइट पॉइंट है कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो टीचर को उन सभी भाषाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उन्हें, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक राइट पॉइंट पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है अपनी स्क्रीन पे। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट है द एनवायरनमेंट अराउंड अस, कि हमारे आसपास का वातावरण। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, की जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो यही तो एक राइट पॉइंट है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इसको रिलेट कर सकें। और वैसे भी तो प्रकृति, या आप बोले कि नेचर मीन्स यहाँ पे जो बात हो रखी है, प्रकृति क्या है, जो अपने को पेरेंट से ट्रांसफर हो चुकी है, वो प्रकृति जो एक बच्चों को माता पिता से मिल चुकी है, तो वो नेचर है, वो प्रकृति है। तो वही हम जो है यहीं पे क्लियर कर पा रहे हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वही भी बस वहीं पे क्लियर किया जा रहा था, वंशानुक्रम सूचनाएं, या आप जो एक बायोलॉजिकल बेसिस पे जो बात हो रखी थी, बायोलॉजिकल गिवंस, तो बिल्कुल एक जो है वही एक राइट पॉइंट था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की ओर। Mass media is becoming a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement, कि जन संचार जो है, जो मास मीडिया है, वो मास मीडिया माध्यम जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, कौन सा एक जो है राइट कथन रहेगा। फर्स्ट इसमें जो है अपने को बात कर रखी है, मीडिया इज अ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स, की गलत है ना ये तो, कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रिय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ये गलत रहेगा। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड फैमिली ओनली, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, गलत है ना ये, केवल की बात आ गई तो गलत है। नेक्स्ट है, एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स,
कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम जो है अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक है जी, उसकी पहुंच बढ़ रही है, ग्रो हो रहा है वो। एंड वो जो मास मीडिया है वो इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को और बिलीव्स को। लास्ट है, चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया। गलत है ना ये, कि प्रत्यक्ष रूप से वो अंतर्क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, तो वो गलत है। बस वो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट था यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ चिल्ड्रन लर्न, which one of the following is not true with respect to the statement? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। फर्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रखी है, तो ये उस बेसिस पे गलत हो जाएगा। अपने को यही तो एक गलत ही तो बताना था, बाकी मीन सही होने चाहिए। बाकी एक बार देख भी लेते हैं। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कोग्निटिवली रेडी, बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, मींस अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बस वो फर्स्ट वाला ही रॉन्ग था। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, आप की स्क्रीन पे देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। Which of the following strategies should a primary school teacher adopt to motivate her students? प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो देखते हैं फिर किस एक स्ट्रैटेजी को, किस एक रणनीति को अपनाना चाहिए। फर्स्ट है, एनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क्स अगेंस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम है कि आप एनकरेज करें कंपटीशन के लिए और वो मार्क्स अमंगस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को आप प्रोत्साहित करते हैं, कि आप हर एक स्टूडेंट को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेके आए। और ये गलत है ना, फिर इसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते प्राइमरी स्कूल्स में। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूज इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एज मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर ईच एक्टिविटी। ये एक प्रॉब्लम है कि प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रखी है कि प्रत्येक गतिविधि में, हर एक गतिविधि में आप उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट अपने पास क्या ऑप्शन है कि help children set goals as their interests and support them in working towards the same। ठीक है, ये कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम उद्यम में जो है सहायता करना, बिल्कुल एक राइट पॉइंट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और बाकी ये तो एक गलत है ना, क्योंकि आप एक रिजिड पैरामीटर सेट कर रहे हैं सभी के लिए, कि एक ही मानक जो है पूरी कक्षा के लिए आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो हैं हर एक जगह पे, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सभी के लिए आप सेम सेटजेस नहीं रख सकते। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो इसके बेसिस पे आपको बताना होगा कि सोशलाइजेशन का एक कौन सा एक जो है प्रमुख कारक होगा। तो इसके बेसिस पे देख लेते हैं क्या एक ऑप्शन जो है यहाँ पे एक राइट रहने वाला है। तो फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल एक राइट है, फैमिली ही एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो है प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट 29th क्वेश्चन की ओर। ओके, गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी सिंस, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखी है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टीचर्स वर्क, इसे इससे जो है शिक्षक का कम कम हो जाता है। तो गलत है इसमें, कि आप बच्चों को एक इफेक्टिव जो है ग्रुप वर्क दे रहे हैं तो इससे टीचर का काम कम हो जाएगा, तो ऐसा टीचर नहीं करता है। ये आप इस तरह से आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है कि इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट द अदर्स इन स्मॉल ग्रुप्स, कि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति देती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल राइट है ना, कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्शंस करते हुए सीखते हैं। पेयर इंटरेक्शंस की बात वाइगोस्की ने की हुई है, हम सब जानते हैं।
और परस्पर सहायता भी करते हैं, बिल्कुल राइट रहेगा। इसीलिए जो है वो एक ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट हम बात करें, चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, कि बच्चे अपने काम करने में जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो नहीं, ये बात नहीं है, बस वो थर्ड ऑप्शन ही जो है बिल्कुल एक राइट पॉइंट था। पढ़ते हैं नेक्स्ट 30th क्वेश्चन की ओर। जी, a child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत करता है कि वह बच्चा जो है डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो सिंपल डिसलेक्सिया, जो कि एक रीडिंग डिसऑर्डर है, हम उस बेसिस पे जानते हैं। और डिसलेक्सिक अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर को, तो वो भी आप देख सकते हैं। काफी बढ़िया रही है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस अपने डिस्कस हो चुके हैं जो, और बाकी वीडियो तो अच्छी लगी होगी। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन को भी आपने प्रेस करके जाना ही जाना है, और वीडियो को लाइक भी जरूर से करके जाना है। हाँ, बाकी जो भी डाउट है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाउट्स को ले लूंगा और रिप्लाई भी कर दूंगा। बाकी मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और काफी सारे जो हैं स्टूडेंट्स सीटेट को देने जरूर से जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको देने जाते हैं, तो वो भी इनका बेनिफिट ले पाए। तो जरूर से आप इसको करिए, और लाइक तो जरूर से आप करके जाइए। ठीक है जी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर की डिस्कशन में, और बिल्कुल जुड़े रहिएगा। फ्यूचर में भी मैं आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट जो है अपडेट्स इसी के बेसिस पे देता चला जाऊंगा, एंड पेपर्स भी हम जो है डिस्कस कर ही रहे हैं, और फ्यूचर में और भी लेक्चर्स हम जो है इसी तरह से लगाते रहेंगे। ओके जी, बाय बाय।